स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 10 नेताजी का चश्मा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके इस चैप्टर से बिलोंग सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं पाठ नेताजी का चश्मा। इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। इनका जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई तथा नौकरी की। वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे मसूदा पत्रिका के संपादन से जुड़ गए। हाल ही में 7 दिसंबर 2019 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में इनका निधन हो गया। अब तक इनके 13 कहानी संग्रह और 5 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नेताजी का नाम आते ही हमारे सामने जिस महान स्वतंत्रता सेनानी का चित्र उभरता है वो हैं सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी उपनाम से भी जाना जाता है। ये पूरी कहानी एक कस्बे में मुख्य चौराहे पर लगी हुई नेताजी की प्रतिमा के चारों ओर घूमती है। इस कहानी के मुख्य पात्र में रहेंगे हालदार साहब। ये भावुक, संवेदनशील और एक सच्चे देशभक्त हैं, साथ ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं। पानवाला, ये काले रंग का एक मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति है, हमेशा पान खाता है और इसके साथ साथ कस्बे की समस्त सूचनाओं का ये केंद्र बिंदु है। ये इस कहानी के अन्य मुख्य पात्र कैप्टन का मजाक उड़ाता है, लेकिन कैप्टन की मृत्यु पर अपनी संवेदनशीलता भी व्यक्त करता है। कहानी का मुख्य पात्र कैप्टन नाम से हमारे समक्ष छवि उभरती है किसी आजाद हिंद फौज के सिपाही या सेना के मुख्य अधिकारी की, लेकिन वास्तव में यह एक गरीब फेरी वाला है, सच्चा देशभक्त है और नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत है, लेकिन शारीरिक रूप से असक्षम है क्योंकि एक पैर से यह लंगड़ा है। नेताजी का चश्मा कहानी इसी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से उन सभी देशभक्तों के योगदान को रेखांकित करती है जो अपने देश को समृद्ध तथा उसकी रक्षा में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। इस योगदान में बड़े ही नहीं, बच्चे भी शामिल होते हैं, क्योंकि चारों ओर से सीमाओं से घिरे हुए केवल भूमि भाग को ही देश नहीं कह सकते। उस धरती पर रहने वाले सभी नागरिकों, पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों तथा पशु पक्षियों से देश बनता है। इनसे निस्वार्थ प्रेम करना तथा इनके विकास के लिए प्रयत्नशील रहना ही देशभक्ति है। तो आगे बढ़ते हैं हम आज इस पाठ की ओर। हालदार साहब नाम से ही प्रतीत है कि किसी कंपनी के उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हैं। ये कस्बे में हर 15वें दिन कंपनी के किसी काम के सिलसिले में गुजरते थे। कस्बा यानी कि छोटा शहर। इस कस्बे में एक नगरपालिका थी। कस्बे का प्रशासन उस नगरपालिका के हाथों में था, इसीलिए वहां पर सड़कें पक्की करवाना या पेशाब घर बनवाना, कबूतर खाने आदि बनवाना या कभी कभी कवि सम्मेलन आदि करवा देना, ये सब कार्य उस नगरपालिका के अंतर्गत थे। नगरपालिका के प्रशासनिक अधिकारी का जब कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तब उन्होंने कस्बे के मुख्य चौराहे पर एक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक आदि की मूर्ति अवश्य देखी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रकार से मूर्ति लगाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि नई पीढ़ी को प्रसिद्ध व्यक्तियों के महान योगदान से परिचित करवाया जा सके, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारे भीतर भी उनके जैसा बनने की प्रेरणा जागृत हो सके। तो इन्हीं उद्देश्यों के लिए कस्बे में चौराहे पर मूर्ति लगाने का निश्चय किया गया था।
लेकिन स्थानीय प्रशासन के सामने कुछ समस्याएं आ रही थी। एक तो ये कि बोर्ड की शासनावधि समाप्त हो रही थी। दूसरी चीज थी कि अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। और सबसे महत्वपूर्ण समस्या कि ज्यादा अच्छी मूर्ति बनाने में लागत भी अधिक आती है और उनके पास बजट कम था। लंबे समय तक ऊहापोह है यानी असमंजस की स्थिति में रहने के बाद स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया और अंत में कस्बे के हाई स्कूल के इकलौते यानी एकमात्र ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी, ये उनका एक काल्पनिक नाम है, उनको ही यह काम सौंप दिया गया। ड्राइंग मास्टर ने भी महीने भर में मूर्ति बनाकर देने का विश्वास दिला दिया। हम पहले ही यह जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। आपने देखा होगा कुछ मूर्तियां होती हैं जो सिर से लेकर पैर तक पूरा आकार लिए होती है और कुछ मूर्तियां होती हैं जिसमें सिर्फ कमर तक का हिस्सा होता है, तो उसे बस्ट कहते हैं। नेताजी की मूर्ति बिल्कुल देखने में बहुत सुंदर थी और फौजी वर्दी जो उनकी पहचान है, मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे याद आने लगे। यानी यह प्रयास सफल और सराहनीय था। लेकिन एक चीज की कमी जो उस मूर्ति को देखते से ही खटक रही थी, वह यह थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन वह संगमरमर का बना हुआ नहीं था। वह चश्मा था एक सचमुच का चौड़ा काले फ्रेम का चश्मा। हालदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तब उन्होंने इसे देखा और उनके चेहरे पर एक आश्चर्य भरी मुस्कान फैल गई कि यह आइडिया भी ठीक है कि मूर्ति भले ही पत्थर की है, लेकिन चश्मा रियल है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई और हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते हुए इस निर्णय पर पहुंचे कि कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाएगा, क्योंकि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, बल्कि उस भावना का है जो देशभक्ति की और देशभक्तों के प्रति सम्मान देने की है। दूसरी बार जब हालदार साहब उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो चश्मा दूसरा था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। इससे हालदार साहब का आश्चर्य और बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। और तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब हालदार साहब की यह आदत पड़ गई थी कि हर बार कस्बे से जब वे गुजरते, चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार जब उनका यह आश्चर्य दुर्दमनीय, दुर उपसर्ग के साथ में दमन मूल शब्द है और ये तक्के से बना ये शब्द जिसका अर्थ होता है जिसे दबाना कठिन हो, तो उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाला जो अपने आसपास की पूरी जानकारी रखता था, उसने हालदार साहब के प्रश्न को सुनकर कहा कि ये चश्मा कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। तब पान वाले ने समझाया कि साहब, वह चश्मा चेंज कर देता है। हालदार साहब अब तक भी इस बात को नहीं समझ पाए। तब पान वाले ने बताया कि मान लो कोई ग्राहक आ गया और उसको वैसे ही चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो वह उस मूर्ति से उस चश्मे को
निकाल कर अपने ग्राहक को दे देता है और उसके बदले दूसरा चश्मा उस मूर्ति पर चढ़ा देता है। अब हवलदार साहब को बात धीरे धीरे समझ आने लगी। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, और उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है क्योंकि वह देशभक्त है। अब मानो चश्मे के बिना नेताजी को कोई असुविधा हो रही हो, यह सोचकर वह अपनी उस छोटी सी दुकान में से जितने भी चश्मे के फ्रेम उसके पास हैं, उनमें से कोई एक लेकर मूर्ति पर चढ़ा देता है। और जब किसी ग्राहक को उसकी आवश्यकता हुई तो वह मूर्ति पर लगा चश्मा अपने ग्राहक को दे देता है। लेकिन हवलदार साहब ने फिर पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला, जो लगातार पान खाते रहता था, वह पूछने पर मुस्कुराते हुए कहता है कि मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए तो ये मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए आश्चर्यचकित और द्रवित कर देने वाली। उन्होंने ठीक ही सोचा था कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वास्तव में कस्बे के अध्यापक थे। महीने भर में मूर्ति बनाने का वादा निभाया, लेकिन पत्थर में कांच वाला पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए यह तय नहीं कर पाया, या कोशिश करने पर असफल रहा होगा, या बनाते समय टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। ये सब बातें हवलदार साहब को बड़ी विचित्र और आश्चर्य करने वाली लगी। इन्हीं विचारों में मस्त पान के पैसे चुकाकर, चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने सिर झुकाकर वे जीप की तरफ चले। फिर मुड़कर उनके मस्तिष्क में प्रश्न आया और उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाले ने पान खाते हुए हवलदार साहब को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर उन्हें बताया कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह पागल है, देखो आ रहा है, उसी से बात कर लो, उसका फोटो कहीं छपवा दो। पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। नेताजी की मूर्ति को वह चश्मे वाला तो पूर्णता प्रदान कर रहा था, लेकिन कैप्टन के देश प्रेम को पान वाला पागलपन समझता था। कैप्टन के प्रति उसके मन में आदर व प्रेम जैसी कोई भावना नहीं थी। मुड़कर देखा तो हवलदार साहब अवाक यानी मौन रह गए। एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटा सा संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए गली से निकला। एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका दिया। हवलदार साहब को तब पता चला कि कैप्टन के पास दुकान भी नहीं है। वे चक्कर में पड़ गए और पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने और अधिक बताने से मना कर दिया। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था, इसीलिए हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी चश्मा गोल होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला, तो कभी गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर, जो कुछ क्षण के लिए हवलदार साहब को आश्चर्य और प्रफुल्लता से भर देता था। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थी, पान वाले की दुकान भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था।
हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से नेताजी के चश्मे के बारे में पूछा। पान वाले ने उदास होकर बताया, अपने आंसू पोंछते हुए, कि कैप्टन मर गया है। यह सुनकर हालदार साहब उदास हो गए। बार बार सोचते कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यानी जो सच्चे देशभक्तों पर तो हंसते हैं और अपने स्वार्थीपन के चलते स्वयं देश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। लालच में आकर वे अपने को बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हालदार साहब सोचते हैं कि जिस देश में लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि तो येन केन प्रकारेण कर लेते हैं, पर देश पर सर्वस्व बलिदान कर देने वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उस देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। 15 दिन बाद हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले उन्होंने विचार बना लिया था कि सुभाष जी की प्रतिमा तो अवश्य होगी, पर उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। उन्होंने सोचा कि आज वे रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। लेकिन आदत से मजबूर उनकी निगाहें मूर्ति की तरफ उठ गई। अचानक वे चीख उठे और ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। गाड़ी की गति बहुत तेज थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए। रास्ते में चलते लोग भी देखने लग गए। जीप अभी रुकी भी नहीं थी कि हालदार साहब कूदे, तेज तेज कदमों से मूर्ति के सामने जाकर सावधान होकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। सरकंडा एक प्रकार की मुलायम लकड़ी होती है। इतनी सी बात पर भावुक हालदार साहब की आंखें भर आई, क्योंकि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम की भावना अभी जीवित है। इस देश के निर्माण में हम लोग अपने अपने तरीके से योगदान दे सकते हैं। बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। देशभक्त कैप्टन मरकर भी उस कस्बे के बच्चों में जिंदा है। यह पाठ हमारे भीतर देश प्रेम, देशभक्तों के प्रति सम्मान व देश निर्माण की भावनाएं जागृत कर रहा है, क्योंकि केवल सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सब अपने दैनिक कार्यों से किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं, जैसे सार्वजनिक व सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाकर, पर्यावरण संरक्षण करके, सरकार के कार्यों में सहायता करके, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखकर। देश की समृद्धि एवं प्रगति में हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।